तो आज की इस क्लास में हम ये स्टडी करेंगे कि टाइट्रेशन जो एक्सपेरिमेंट जो है वो उसको किस तरीके से कंडक्ट किया जा सकता है, राइट। सो यहाँ पर जो है मैं आपको पूरी प्रोसीजर समझाऊंगी। एग्जाम में प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं रहती है, बट अगर आपको ये प्रोसीजर पता है तो इट वुड बी इजी फॉर यू टू परफॉर्म दैट प्रैक्टिकल। ओके, सो और साथ में आपको मैं वाइवा क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो आपसे एक्सटर्नल पूछ सकते हैं, एंड यू कैन आंसर ऑल दोज वाइवा क्वेश्चन और आप अपना इंप्रेशन जो है एक्सटर्नल के ऊपर आराम से जमा सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि हाउ टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कौन सा एक्सपेरिमेंट? टाइट्रेशन। सो कैसे टाइट्रेशन कंडक्ट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। हाउ टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, एंड दैट वन इज एक्सपेरिमेंट 1, हाउ टू कंडक्ट टाइट्रेशन, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले जो है हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। क्या बनाते हैं हम? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता क्या है। एक्सटर्नल आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन whose strength is known, a solution whose strength or concentration, a solution whose strength or concentration is known is considered as standard solution। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है मोअर सॉल्ट की मोलारिटी दी है, इट मींस हमें उसका स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, राइट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। कितने होते हैं? टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी स्टैंडर्ड। फर्स्ट वन इज प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंड इज सेकेंडरी स्टैंडर्ड। अब प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं कि जिसमें एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर का कुछ भी रोल नहीं रहता है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। अगर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर भी लेता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं? सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो होते हैं कि जो अफेक्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, NaOH। जब मैं NaOH को एक वॉच ग्लास पे लेती हूँ और अगर मैंने थोड़ी देर के लिए उसको वैसे ही छोड़ दिया, सो NaOH नेचर इज हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है, तो वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर ले लेता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, इट मीन्स हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है, पर्टिकुलर वॉल्यूम, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। ऐसे सॉल्यूशंस को कहा जाता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। एंड यहाँ पर हम ये वाइवा में हमसे पूछा जा सकते हैं। नाउ वी विल सी दैट हाउ टू मेक। अब देखिए, मैंने जो प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू, और उसके बेसिस पे आपने WB की वैल्यू कैलकुलेट की थी 4.9 ग्राम फॉर M/20 सॉल्यूशन। M/20 सॉल्यूशन के लिए आपने 4.9 ग्राम वैल्यू कैलकुलेट करी थी और मैंने वहां पर फॉर्मूला बताया था और ये भी बताया था कि अगर इन केस स्ट्रेंथ चेंज हो जाती है, सो हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ WB। ओके, नाउ एज वी नो दैट WB की वैल्यू हमने ले ली है 4.9 ग्राम। व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले जो भी मोलारिटी मिली है आपको, उस मोलारिटी को कैलकुलेट करना, WB की वैल्यू कितनी आती है। उसके बाद में आप सभी के लेबोरेटरी में, सभी के यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले वेट ऑफ वॉच ग्लास लेंगे, फिर उसको जीरो करके देन वी विल बी टेकिंग द वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्ट। इफ इट इज 4.9 ग्राम तो आप 4.9 ग्राम लीजिए, 3.6 ग्राम तो 3.6 ग्राम लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है? आपने उस वॉच ग्लास पे, ये जो वॉच ग्लास है, आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट का सॉल्ट जो है वो ले लिया है, ठीक। अब इतना सॉल्ट आ गया है आपको। अब आपको क्या करना है? एक बीकर लेना है, एक स्मॉल बीकर लेना है और इस बीकर में ये पूरा सॉल्ट को ट्रांसफर कर देना है। यहाँ पर इस तरीके से हम पूरे बीकर में क्या ट्रांसफर करेंगे? सॉल्ट ट्रांसफर करेंगे। देन पोर 2 to 3 drops of, then pour 2 to 3 drops of concentrated H2SO4, then pour 2 to 3 drops of concentrated H2SO4। अब देखो यहाँ पर वाइवा क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है कि why we are pouring these 3 to 2 drops of
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हम ये क्यों कर रहे हैं, टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयंस। हम सबको पता है कि अगर Fe2 पॉजिटिव आयंस को अगर हमने नहीं प्रिवेंट नहीं किया तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा पानी के साथ में Fe3 पॉजिटिव आयंस में, ठीक है। सो इस तरीके से किया, और फिर हमें इसके साथ में ही इसमें क्या ऐड करना है, वेरी स्मॉल, और हम कहेंगे 10 ml ऑफ वाटर। ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 ml ऑफ वाटर, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर यू कैन ऐड दिस वन, एंड देन यू विल बी मेकिंग दिस एज अ ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन। अब देखो, आफ्टर मेकिंग दिस एज अ ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन व्हाट यू हैव टू डू, इन एवरी स्कूल देयर इज वन स्टैंडर्ड फ्लास्क। ये इस तरीके से, माई ड्रॉइंग इज नॉट दैट मच गुड बट स्टिल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। सो ये इस तरीके से जो है एक स्टैंडर्ड फ्लास्क रहता है सभी लेबोरेटरीज में। ओके, सो इसको मैं ऐसे नहीं, मैं थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ कर लेती हूँ, सो इट वुड बी बेटर। ओके, ये इस तरीके से रहता है स्टैंडर्ड फ्लास्क, और इस स्टैंडर्ड फ्लास्क पे, सभी फ्लास्क पे मार्क्स रहते हैं। ये रहता है 250 ml। देन पोर दिस सोल्यूशन टू दिस फ्लास्क। सो यहाँ पर आपने इसको पोर कर दिया, एंड देन मेक अप द वॉल्यूम अप टू गिवन मार्क। फिर हमें क्या करना है, मेक अप द वॉल्यूम अप टू गिवन मार्क, make up the volume up to given mark, and this is your M/20 standard solution, M/20 solution of Mohr's salt, M/20 solution of Mohr's salt, and this solution should be transparent, light green in color. It should not be of brown color. अगर brown color में आपका convert हो रहा है, it means आपका already reaction जो है वहां पर हो चुकी है, Fe2 पॉजिटिव आयंस Fe3 पॉजिटिव आयंस में जा चुके हैं, और हमें देखना है कि हम ऐसा नहीं हो। अब देखो, यहाँ पर तो हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की प्रिपरेशन तक के तो स्टडी कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इसके आगे कैसे करना है, टाइट्रेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से एक ब्यूरेट लेंगे, ठीक है। ये ब्यूरेट लगभग ऐसी ही होती है, यहाँ पर एक नॉब लगा रहता है। आई होप आप सभी ने ब्यूरेट तो एटलीस्ट देखी हुई है। ये इस तरीके से रहता है, ठीक है। ये ब्यूरेट रहती है, और इस ब्यूरेट पे इस तरीके से मार्किंग भी रहती है, ठीक है। इस तरीके से मार्किंग भी रहती है। सो मार्किंग इसीलिए, मार्किंग की वजह से इन ब्यूरेट्स को कहा जाता है ग्रेजुएटेड ब्यूरेट्स। क्या कहते हैं हम, ग्रेजुएटेड ब्यूरेट्स, बिकॉज दे आर हैविंग द मार्किंग ऑन दैट। ओके, सो यू विद द हेल्प ऑफ funnel you have to first of all pour a very small quantity of KMnO4। क्या हम पोर कर रहे हैं इसमें, KMnO4 सॉल्यूशन, जो आपके लेबोरेटरी में ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, KMnO4 सॉल्यूशन जो है उसमें पोर कर देते हैं। पहले थोड़ा सा करना है, ठीक है, और फिर उसको रिंसिंग करना है। रिंस मीन्स क्या होता है कि जैसे है ना, हम कहते हैं ना किसी पानी से हम उसको खंगालते हैं, सिमिलरली यहाँ पर कैसे करना है, आपको ब्यूरेट को उसको रिंस करना है, रोटेट करना है, पूरी तरफ दूर KMnO4 लग जाना चाहिए, देन थ्रो अवे दैट सॉल्यूशन। अगेन take the solution and then fill the KMnO4 up to 0, and please see to it that there should not be air gap in this one. Okay, so in this way KMnO4 is ready to do. Now what is the next step for this? The next step is that now I will be taking here as a burette stand, ठीक है। ये ब्यूरेट स्टैंड से मैंने इस तरीके से इसको लगा दिया है। Now what you have to do, you have to take one conical flask. You have to take one conical flask, and in this conical flask with the help of pipette, आप पिपेट भी आप सभी ने देखा ही हुआ है, पिपेट की हेल्प से आप क्या करेंगे, इसमें से सॉल्यूशन पिपेट आउट करेंगे, एंड देन पोर द सॉल्यूशन, पोर द 10 ml ऑफ सॉल्यूशन इन दिस फ्लास्क, ठीक है। इस फ्लास्क में आपने 10 ml सॉल्यूशन जो है पोर करना है, 10 ml ऑफ मोहर्स सॉल्ट, 10 ml of Mohr's salt you have to pour, and after that 10 ml of Mohr's salt, and then after this you will be adding here one test tube of 4
4NH2SO4, 4NH2SO4। नाउ हम क्या करते हैं कि एक फुल टेस्ट ट्यूब जो है एक 4NH2SO4 आपके लेबोरेटरी में बना रहता है। दैट 4NH2SO4 यू हैव टू टेक एंड जस्ट पोर दैट 4NH2SO4 ऑल्सो इन दिस कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। और फिर ये कोनिकल फ्लास्क हम यहाँ रखेंगे और हम क्या करते चलेंगे, हम यहाँ पर जो है ड्रॉप वाइज इसमें पोर करते चलेंगे एंड देन वी विल स्टॉप द रिएक्शन। कहाँ तक? जब तक कलरलेस टू लाइट पिंक ना हो जाए, राइट। कलरलेस टू लाइट पिंक जब हो जाएगा इट मीन्स हमारा एंड पॉइंट आ गया है एंड दैट इन दैट वे वी विल बी जस्ट मेजरिंग द रीडिंग एंड टेक द 4 रीडिंग्स। आउट ऑफ दोज एनी 2 रीडिंग शुड बी same and first reading is always greater than the other 3 readings. Okay, so in this way we can do. Now student, a very important viva question and that one is of KMnO4. About KMnO4, the color of KMnO4 is purple. The color of KMnO4 is purple, right? बहुत डार्क एक पर्पल कलर होता है और ये हमेशा क्वेश्चन आता है, सिर्फ प्रैक्टिकल में ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, आईआईटी के मेंस और एडवांस में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई द कलर ऑफ KMnO4 इज पर्पल। अब ऐसा क्वेश्चन क्यों आता है मैं आपको बताती हूँ। जब आप इसको KMnO4 का जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो, KMnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो +7 होता है। कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? +7, ठीक है। अब देखो Mn कितना है? 25, Mn 25 है, ठीक है। तो जब आप इसको लिखोगे तो ये कैसे लिखोगे? Ar, ठीक है। फिर आता है 4s2 और ये हो जाएगा 3d5। देखो हो गया क्या? 18, 19, 20, 25, ठीक है। अब अगर ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कौन है ये? Mn अगर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसके पास में जो है Ar, क्या Ar ही रह जाता है और ये 4s0, 3d0, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो फिर वो कलर कैसे शो करता है? dd ट्रांजिशन तो वहां पर पॉसिबल ही नहीं होता है। तो ये बहुत ही मेन वाइवा क्वेश्चन है कि वहां पर अगर dd ट्रांजिशन नहीं पॉसिबल है, सो व्हाई द KMnO4 इज कलर्ड? सो क्यों होता है कलर? लेट मी एक्सप्लेन यू। इफ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ KMnO4 और MnO4 नेगेटिव आयंस, यहाँ पर here I will write it as a MnO4 negative ions. So MnO4 in this way we can write, ठीक है, MnO4. Okay, so in this way we can write for the MnO4. अब क्या होता है? Mn is having the empty orbital. इसमें क्या है? ये empty orbital. This Mn is having the empty orbital. Now and this oxygen, there are charge in the oxygen, so this is getting, जैसे शिफ्ट होते रहता है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ शिफ्ट होने की वजह से ये कहते हैं वो कलर्ड रहता है। सो हम कहेंगे KMnO4 solution is colored due to KMnO4 solution is colored due to charge transfer, due to charge transfer from Mn to O। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हमारा कलर जो है KMnO4 का किस वजह से है? दैट वन इज ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम O टू Mn और ये यहाँ से चार्ज जो है वो ट्रांसफर होते रहता है। सो स्टूडेंट, आई होप आपको किस तरीके से टाइट्रेशन करना है वो अच्छे से क्लियर हो चुका है एंड यू आर गोइंग टू रीड कंप्लीट टाइट्रेशन प्रॉपरली। आप इसको मेमोराइज कीजिए और स्पेसिफिकली जो वाइवा क्वेश्चंस जो है वो KMnO4 से रिलेटेड रहते हैं और साथ में ही मोहर सॉल्ट। हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है हमारे पास में कुछ वाइवा के क्वेश्चंस है, तो चलो देख लेते हैं। सो फर्स्ट हमने कहा है कि टाइट्रेशन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो रेडॉक्स टाइट्रेशन है, उसको हम परमैग्नोमेट्री टाइट्रेशन भी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि KMnO4 जो यहाँ पर यूज होता है वो होता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन होने की वजह से यहाँ पर क्या है, हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमने यहाँ लिख दिए है, आप सभी को उसको मेमोराइज करना है। और यहाँ पर जो है जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, रिड्यूसिंग एजेंट मोहर सॉल्ट का जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख कर दे दिया है वो है FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 .6H2। और डबल सॉल्ट का मीनिंग क्या होता है कि जब इन सॉल्ट्स को आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये अपने पूरे आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे Fe के जो आयंस रहेंगे, NH4 आयंस रहेंगे, इसमें सल्फेट आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट देखने वाले हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम ये देख लेते हैं कि हम और किस तरीके से, जैसा कि मैंने अभी बताया था डबल सॉल्ट। सो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस होता है और वो आपको
पता होना चाहिए, एक्सटर्नल वो भी आपसे पूछ सकते हैं। अब देखो, जैसे कि हमें पता है कि जब हम प्रिपेयर करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, जब मैंने आपको अभी प्रोसीजर में बताया था कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते समय हम उसमें ऐड करते हैं 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब हमें एक्सटर्नल ये पूछ सकते हैं कि भाई आप ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्यों ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो हम ये बताएंगे, हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसीलिए ऐड कर रहे हैं ताकि उसमें जो है हम उसको प्रिवेंट कर सके। किससे प्रिवेंट कर सके? हाइड्रोलिसिस से। और हाइड्रोलिसिस किस किस का हो रहा है? हाइड्रोलिसिस जो हो रहा है वो Fe2 पॉजिटिव आयंस का हो रहा है। अगर हाइड्रोलिसिस अगर ये हो जाएगा तो Fe2 पॉजिटिव आयन से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe3 पॉजिटिव से पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि हमें इसको प्रिवेंट करने के लिए, हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करने के लिए जो है हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई थिंक प्रिवेंट की जगह प्रेजेंट हो चुका है। सो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं बेटा। आप लोग भी इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं, यहाँ पर होना चाहिए प्रिवेंट। सो ये बहुत क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सा है कि जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहता है उसका हमें प्रिवेंट करने के लिए, हम उसके हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं। ओके अब देखो, जब हमने कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ऐड कर दिया है तो एक बार और हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं इसमें। किसमें करते हैं? जैसे हमें सबको पता है कि जैसे हम परफॉर्म करते हैं, जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते समय भी हम 1 टेस्ट ट्यूब 4N H2SO4 ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ 4N H2SO4 हम ऐड क्यों कर रहे हैं, राइट? हम क्यों कर रहे हैं इसको ऐड? ताकि उसको, जो केमिनोफोर तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बट जब हम देखते हैं कि जब हम उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं तब वो 5 नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है। और 5 नेसेंट ऑक्सीजन जब वो रिलीज करेगा तब वो क्या करेगा? और भी ज्यादा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो वर्क कर सकता है। और वही नेसेंट ऑक्सीजन हम यूज करते हैं फेरस आयंस को फेरिक आयंस में कन्वर्ट करने के लिए। और इसीलिए हम याद रखेंगे कि जब भी हम 4NH2SO4 ऐड करते हैं, हम यहाँ पर देख चुके हैं कि केमिनोफोर जो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो एक्ट नहीं करेगा। इवन न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। बट एसिडिक मीडियम में 5 नेसेंट ऑक्सीजन देता है, जो बेसिक मीडियम रहता है उसमें 1 नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और जो न्यूट्रल मीडियम रहता है उसमें जो है 3 नेसेंट ऑक्सीजन देता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि उसका जो एसिडिक मीडियम में जो 5 नेसेंट ऑक्सीजन हमें मिलते हैं वही ऑक्सीजन जो है हमारे लिए काफी यूजफुल होते हैं रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करने के लिए। इसीलिए कभी भी एक्सपेरिमेंट करते समय इन दोनों बार H2SO4 को ऐड करना हमें नहीं भूलना है, और उसके पीछे का रीजन भी हमें पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जैसे अभी हम कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि 6th पॉइंट हुआ। 6th पॉइंट पे हम क्या देखने वाले हैं? हम ये देखेंगे कि जो हमारा कलर ऑफ केमिनोफोर होता है, ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कलर ऑफ केमिनोफोर है, ये क्या होता है? डार्क पर्पल कलर होता है। अब डार्क पर्पल कलर क्यों होता है ये हमें सबसे पहले पूछा जाता है। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। और चार्ज ट्रांसफर कितना किसके 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 बीच में हो रहा है? चार्ज ट्रांसफर जो हो रहा है वो हो रहा है O और Mn के बीच में। अभी मैंने पहले भी आपको बताया था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि भाई केमिनोफोर का कलर जो है ये डार्क पर्पल क्यों होता है। और जनरली बीइंग अ ट्रांजिशन मेटल इन द सेंट्रल एटम, हम ये कहते हैं कि ड्यू टू डी ट्रांजिशन। बट डी ट्रांजिशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि अगर हम केमिनोफोर की बात करें तो केमिनोफोर में कितना है? ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। +7 होने की वजह से क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा कि जैसे कि ये हो जाएगा AR के फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा AR के फॉर्म में लिखेंगे कि तो 4s2 और ये हो जाएगा 3d5।
ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट मींस उसके जो 7 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, कहा कौन से शेल से निकलेंगे, एक 4s2 में से निकलेगा, 3d5 में से निकलेगा। और जब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, इट मींस वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वहां पर dd ट्रांजिशन भी नहीं होगा। सो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो dd ट्रांजिशन। ये चीज हमें अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब देखो अगर dd ट्रांजिशन ही नहीं हो रहा है तो फिर कलर कैसे दिखाते हैं ये, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखो KMnO4 का देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, KMnO4 में कौन से आयंस होते हैं, MnO4 नेगेटिव आयंस होते हैं। MnO4 नेगेटिव आयंस का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर इस तरीके से टेट्राहाइड्रल होता है, और इसमें क्या होता है कि एक ऑक्सीजन, अब देखो Mn की तो एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो ये इसीलिए क्या करता है कि यहाँ पर इसे MnO4 नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो MnO4 में क्या होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। अब अगर एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, Mn में एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, तो ये वो इस तरीके से क्या करता है, चार्ज को ट्रांसफर करता है। अब ये देखिए थोड़ा सा ये ओवल बन रहा है, ओवल की जरूरत नहीं है, वैसे हम सिंपली कहेंगे कि चार्ज ट्रांसफर जो है वो हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करने में इश्यू आ रहा है। नो प्रॉब्लम, आप इसको सिर्फ ध्यान रख सकते हैं कि चार्ज जो है वो शिफ्ट हो रहा है O से Mn पे, Mn से O पे, मतलब इन कहेंगे कि चार्ज फुदकता रहता है इधर से उधर, उधर से इधर, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्लियर हो गया हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से कि KMnO4 का जो कलर जो होता है वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। और ये आपको एक्सटर्नल क्वेश्चन बहुत बार ही पूछते हैं, इवन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये आता है। ठीक है, सो हम एक बार फिर से कहेंगे कि जो कलर ऑफ KMnO4 है, इट इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ओके, आई होप आपको सभी को इतने सारे पॉइंट्स जो है वो सभी अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब हम देखते हैं इसके कुछ और पॉइंट्स, जैसे कि अगर कुछ और पॉइंट्स की हम बात करें तो हम कहेंगे कि जैसे एक और हम डिस्कस करना चाहेंगे कि जितने भी आयरन के सॉल्ट्स होते हैं, आयरन के सॉल्ट्स का कलर दो कलर्स के सॉल्ट्स होते हैं, एक तो होता है ब्राउन इन कलर और एक होता है लाइट ग्रीन इन कलर। तो अगर कोई आयरन का फेरस सॉल्ट है, फेरस इट मींस Fe2 पॉजिटिव आयन, सो Fe2 पॉजिटिव आयंस का कलर जो रहता है हमेशा लाइट ग्रीन इन कलर रहता है, और इसीलिए अमोनियम फेरस सल्फेट, मोहर सॉल्ट का नेम होता है अमोनियम फेरस सल्फेट, तो उसका भी कलर हमें क्या मिलता है, लाइट ग्रीन मिलता है। बेटा यहाँ पर देखिए मैंने कहीं पर भी इसका केमिकल नेम नहीं लिखा हुआ है, आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। इसका केमिकल नेम जो होता है वो होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, जो कि लाइट ग्रीन इन कलर जो है वो होता है। सो आई होप यू एंजॉय टुडेज क्लास, और आपको कैसे लगा ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, यही मेरे लिए मोटिवेशन रहता है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।